ये कहानी है 17th सेंचुरी से शुरू होने वाले उस कब्जे की जब अंग्रेज तिजारत के बहाने इंडिया आ गए। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रेड करने के अलावा हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के मालिक बन गए। अंग्रेज 1600s में इंडिया आ गए, लेकिन उनका असल इंटरफेरेंस 1757 के बैटल ऑफ प्लेसी के बाद शुरू हुआ। ये बैटल वो लम्हा था जब इंडिया की इकोनॉमी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ये कब्जा 1947 तक कोई भी नहीं हटा सका। इस कब्जे के दौरान अंग्रेजों ने जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में किया, उस सब को समझने के लिए इन 200 सालों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा है 1757 से 1813 तक। इस पीरियड को मर्केंटिलिज्म फेज कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान अंग्रेजों को इंडिया के ट्रेड पे मोनोपोली हासिल थी और वो लूट मार करते थे। दूसरा पीरियड है 1813 से 1858 तक। इसको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर कहा जाता है। और तीसरा पीरियड है 19th सेंचुरी के आखिर से 1947 तक। इस पीरियड को फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहा जाता है। अब हमें इन तीनों पीरियड्स को एक एक करके देखना है। पहला पीरियड 1757 के बैटल ऑफ प्लेसी के बाद शुरू हुआ और 1813 तक जारी रहा। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड पर मोनोपोली हासिल की और बाकी पॉलिसियों के जरिए इंडिया से दौलत निकाल ली और बराह रास्त लूट मार कर दी। ये इंडियन इकोनॉमी के एक्सप्लॉयटेशन का आगाज था। दूसरा पीरियड यानी फ्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 से 1858 तक जारी रहा। इस दौर में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज की तबाही हुई और एग्रीकल्चर की तरफ वापसी होने लगी। फिर इंडिया के एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज भी किया गया, यानी इंडिया के एग्रीकल्चर से हासिल हो रहा रॉ मटेरियल ब्रिटिश कंपनीज को कम कीमतों में सप्लाई होने लगा और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से निकल रहे फिनिश्ड गुड्स इंडिया की मार्केट में ज्यादा कीमतों पर बेचे जाने लगे। तीसरा पीरियड यानी फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 19th सेंचुरी के आखिर से 1947 तक जारी रहा। ये दौर फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का था, जिसमें मैनेजिंग एजेंसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज और एक्सचेंज बैंकर्स वगैरह शामिल थे। यानी अब तक हमें इस लेक्चर में ये पता चला कि 1757 के बैटल ऑफ प्लेसी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू होने वाला ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन 1947 में आज़ादी के दिन तक जारी रहा। इंडिया में चल रहे इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्सटाइल्स बनाने के लिए रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम, जेम्स हारग्रीव्स का स्पाइनिंग जेरी और साइमन क्रॉम्पटन का स्पाइनिंग म्यूल काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इन तीनों ने अपनी इन्वेंशंस का पेटेंट 1769 में करवाया, लेकिन जो ही इनका पेटेंट 1783 में एक्सपायर हुआ तो पूरे इंग्लैंड में कॉटन मिल्स तेज़ी से फैल गई। इसके अलावा 1775 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, जिसकी वजह से सेमी ऑटोनॉमिक फैक्ट्रीज वजूद में आ गई। आयरन इंडस्ट्री में रिफाइनिंग के लिए चारकोल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब चारकोल को कोक से बदल दिया गया था, जिस वजह से प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन ये प्रोडक्शन और एफिशिएंसी का बढ़ना इंडिया के लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता था, क्योंकि असल प्रॉफिट इंडिया की लूटमार से ब्रिटेन को जाता था और ब्रिटेन के बिजनेस के सामने इंडिया में कोई कंपटीटर भी नहीं था। टाइम के साथ साथ ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ाया और इंडिया को ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रखने वाली कॉलोनी में बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली कंपनी का स्टेटस दिया गया, क्योंकि उसके सामने इंडिया में कोई भी कंपटीटर नहीं था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क, साल्टपेटर, मुस्लिन और स्पाइसेस इंडिया से उठा के यूरोपियन मार्केट में ले लिए। 1813 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंदूक और सियासत की ताकत से चलती रही, यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का इस कंपनी की तरफ से यूरोपीय मार्केट में मुकर्रर की गई प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि इस कंपनी को मोनोपोली हासिल थी। फिर 1813 में जब इस कंपनी का चार्टर रिन्यू किया गया, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ गया, जिसके मुताबिक इस कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। यानी 1757 से 1813 तक की पॉलिटिकल एडवांसमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मौका दिया कि वो इंडिया के राजाओं,
नवाबों और निजामों से बेपनाह दौलत निचोड़ सके। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ब्रिटिश मार्केट को इंडियन कंपनीज से सप्लाई हो रहे गुड्स के लिए बंद कर दिया। लेकिन इसी एक्ट ने ब्रिटिश कंपनीज में प्रोड्यूस हो रहे सस्ते, ड्यूटी फ्री और मशीन मेड गुड्स के लिए इंडिया को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया। इस सब की वजह से इंडिया की सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, मेटल वर्क, गिलास वर्क, पेपर और क्राफ्ट्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। यानी इंडिया की इंडस्ट्री तबाह हो गई और इंडिया के लोग पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गए। बड़े लेवल पर बेरोजगारी हुई और लोग शहरों से गांव की तरफ भागे। लेकिन इंडिया के इस एग्रीकल्चर से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो चीज़ें प्रोड्यूस करवाई जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल पैदा करती थी। अब मर्केंटिलिज्म के कुछ रीजंस देख लो। पहला ये कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया, जिससे इंडिया का लैंड रेवेन्यू ब्रिटेन ले जाया गया और इंडिया की रूरल इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दूसरा ये कि इंडिया के रीजनल पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, जिस वजह से इसने अंग्रेजों को मर्केंटिलिज्म के इस दौर में इंडिया को लूटने के लिए खुली छूट दे दी। इंडिया के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरलाइजेशन के कुछ रीजंस देख लो। पहला ये कि ब्रिटिश कंपनीज को अपने गुड्स बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इंडिया को मशीन मेड गुड्स की मंडी और रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। इसके अलावा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे गुड्स पर ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई ताकि ब्रिटेन को दुनिया का वर्कशॉप बनाया जा सके। अब इंडिया के एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने के कुछ रीजंस देख लो। पहला ये कि लंकेश्वर कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जैसी बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज में रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़रूरत थी, जिस वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया के एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने में सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स को प्रॉफिट कमाने के लिए और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी था। अब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के कुछ इफेक्ट्स देख लो। पहला ये कि इंडिया के टैक्स पेयर्स पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया और लूटी गई दौलत दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट की गई, जिससे इंडियन इकोनॉमी का और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दूसरा ये कि वर्ल्ड वार 1 से पहले ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का तकरीबन 97% हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस में लगाया गया था। तीसरा ये कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म और बाकी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में राइज नहीं कर पाई। अब इंडिया में हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख लो। पहले तो ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स ने इंडिया में मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री को उठने नहीं दिया, लेकिन फिर 19th सेंचुरी के दूसरे हाफ में ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले 1853 में कॉसजे नानाबॉय डेवर ने मुंबई में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश की। फिर 1855 में रिश्रा बंगाल में पहली जूट मिल भी इस्टेब्लिश की गई, जबकि स्टील, सीमेंट, आयरन और शुगर केन जैसी इंडस्ट्रीज 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। लेकिन ये इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्रीज तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि इंडिया में टेक्निकल नॉलेज की कमी थी। दूसरा ये कि इन इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन करना था, जो ये नहीं कर सकी। और तीसरा ये कि इंडिया में कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, जिस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रुकावट आ गई। थैंक यू।